हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन जो वर्ड है हमारा, ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है शेयर करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है हमारी लाइफ का, और कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको किसी पर्सन से बात करनी है, अपनी चीज़ें शेयर करनी है, अपने फीलिंग्स को शेयर करना है, तो जितना स्ट्रांग आपका कम्युनिकेशन होगा, सामने वाले को उतने अच्छे से ही आपकी बात समझ में आएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। कम्युनिकेशन के 3 पार्ट होते हैं, आपका ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। अगर हम ट्रांसमिटिंग की बात करते हैं तो अपनी बात दूसरे तक भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटिंग। लिसनिंग यानी अगर आप अपनी बात भेज रहे हैं, अपना मैसेज भेज रहे हैं, उस मैसेज को रिसीव जो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। रिसीवर अगर मैसेज रिसीव करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिसनिंग। और उसके बाद रिसीवर उस मैसेज को समझने के बाद जो कंक्लूजन निकालता है, जो अपने व्यूज प्रोवाइड करता है, दैट इज फीडबैक। तो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। लेट अस लुक एन एग्जांपल बिलो इन एन आउटलेट ऑफ बुक स्टोर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसी चीज को समझाने के लिए। जैसे एक सेल्स पर्सन है, एक कस्टमर है। वो कस्टमर कह रहा है, डू यू हैव अ टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टाइमिंग। सेल्स पर्सन कह रहा है, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दीजिए। और सेल्स पर्सन चेक करने के बाद बताता है, येस वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट। देन कस्टमर सेज, प्लीज गिव मी 1 कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, आई वांट टू परचेज इट। तो इस तरीके से पहला कस्टमर से मैसेज ट्रांसमिट हुआ, फिर सेल्स पर्सन ने उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद एनालाइज करके अपना आंसर प्रोवाइड किया, और उसके बाद कस्टमर ने सेल्स पर्सन का मैसेज लेने के बाद में अपना रिव्यू प्रोवाइड किया, दैट इज फीडबैक। तो कस्टमर ने लास्ट में अपना फीडबैक दिया दैट ही वांट्स टू परचेज द टेक्स्ट बुक। तो इस तरीके से ये 3 स्टेज में आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैसेंजर जो है वो मैसेज भेज रहा है। मैसेज भेजने के लिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो भेजने के लिए डिफरेंट चैनल्स को यूज़ कर रहा है। जैसे वो मेथड आपका वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, विजुअल हो सकता है। यानी हम जो बात कर रहे हैं जिस चैनल की, वो स्पीकिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सेंडर इन चैनल्स के थ्रू भेज रहा है। तो कोडिंग तरीके से हम कहेंगे, मैसेज जब भेजा जा रहा है तो वो कोडिंग है, कोडेड है। उसके बाद में जब रेसिपिएंट जो है, रिसीवर जो है, उसको रिसीव करता है, तो वो कोड जो है डिकोड हो जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिहेवियर में चेंज, यानी आउटपुट में चेंज। जो इन्फॉर्मेशन था वो आउटपुट में चेंज हो गया है, और इसके बाद में रेसिपिएंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो ये टोटल एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन एज ए इनपुट जाती है और बिहेवियर एज ए आउटपुट देखा जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, अभी हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जो सेंडर से इन्फॉर्मेशन रेसिपिएंट के पास जा रही थी, उसमें सिर्फ मैसेज जा रहा था एज अ इनपुट, और आउटपुट उसके बिहेवियर से जज हो रहा था। उसके बाद में आउटपुट हम कंज्यूम देख रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सेंडर से मैसेज जा रहा है, कम्युनिकेशन सेंडर से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद में वो डिफरेंट चैनल को यूज़ करके उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है, और फिर रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो रिसीव करने के बाद में जो मैसेज वो अपना प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं अपने रिव्यूज़ देना, या अपना फीडबैक देना, या फिर अपना आंसर प्रोवाइड करना। तो वो वापस सेंडर को अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द सेम चैनल्स जो सेंडर ने यूज़ किया था, वो वर्बल, नॉन वर्बल या फिर विजुअल, इनमें से कोई भी चैनल यूज़ करके वापस रिसीवर जो है सेंडर के पास में मैसेज भेज रहा है। तो ये एक रिप्लाई का फॉर्म हो गया, रिप्लाई टू सेंडर, रिप्लाई टू रिसीवर। तो ये इस तरीके से रिप्लाई वाला एक पूरा सर्किल हो गया, एक पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गई जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स के, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स की, जो हमने अभी ऊपर देखे। कम्युनिकेशन के किसी भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में मेन चीज़ सेंडर है, जो इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड करता है, इनपुट करता है। मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है सेंडर के थ्रू, दैट इज मैसेज। और उस मैसेज को भेजने के लिए जिस चैनल का हम यूज़ कर रहे हैं, चैनल मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, दैट इज चैनल। रिसीवर जो उसको रिसीव कर रहा है, जिसके लिए मैसेज भेजा गया है। और फीडबैक आफ्टर रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट, जो उसका रिस्पॉन्स आता है मैसेज को लेके, वो मैसेज सेंडर की तरफ से भी हो सकता है और रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। तो दैट इज फीडबैक। फीडबैक इज फाइनल रिव्यू ऑफ द मैसेज। इसके बाद मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, जैसे हम नॉर्मली अभी बात करते ही हैं। हम अगर क्लास में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं तो हम फेस टू फेस ही बात करते हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, यू कैन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट हेल्प द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। इससे बहुत जल्दी, अगर हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं और वो भी वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका मैसेज जो है वो सामने वाले को क्लियर हो जाता है। सेकेंड मेथड है ईमेल का। ईमेल का मेथड हम ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, बट ये मैसेज आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस मैसेज इस मेथड से मिलती है, कन्वीनियंट होता है और कोई कॉस्ट भी खर्च नहीं होती। इसके बाद नोटिस और पोस्टर, हम बहुत सारी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए पोस्टर्स यूज़ करते हैं, नोटिसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को हम इस तरीके से भी पोस्टर्स और नोटिसेस के थ्रू कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग का मतलब हो गया कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन में हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में को एड्रेस करते हुए और उनके साथ में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो सब आपका बिजनेस मीटिंग कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद अदर मैथड्स में हम डिस्कस करते हैं वो सारे मैथड्स जो कि जैसे हम सोशल साइट्स पे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं या चैट्स करते हैं या मैसेजेस करते हैं फ़ोन से या फ़ोन कॉल करते हैं, दीज आर द अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इन तरीक़ों से भी कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा न्यूज़ लेटर, ब्लॉग्स, ये सारे भी तरीके हैं कम्युनिकेशन के। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, आपका राइट मेथड कम्युनिकेशन का क्या होना चाहिए, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको ऑडियंस कैसी लेनी है। सपोज जिस टॉपिक पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऑडियंस को उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस ऑडियंस का आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो ऑडियंस आपकी बातों को नहीं सुनेगी। तो टारगेट ऑडियंस आपको रखना है, करना है। उसके बाद कॉस्ट, आपका क्या खर्च होगा कम्युनिकेशन में, क्या कॉस्ट कितना कॉस्ट लगेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप पास ऑन करना चाहते हो कम्युनिकेशन के टाइम पे, किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो, किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप सेंडर एज अ सेंडर ट्रांसमिट करना चाहते हो वो। और उसके अलावा आपकी जो मैसेज है उस मैसेज में, हर एक मैसेज का एक प्रायोरिटी होना चाहिए। जो भी आप कम्युनिकेट करते हो उस कम्युनिकेशन में आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ प्रायोरिटी बेस्ड रखनी है और कौन सी चीज़ आप सेकेंडरी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप राइट मेथड कम्युनिकेशन का चूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज हमें खुद से सॉल्व करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स को, साउंड्स को, लैंग्वेज को और स्पीच को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। और इसका मोस्ट इफेक्टिव टूल है, वे है स्पीकिंग। बोल के हम सबसे ज़्यादा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन में, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है आपका वो कम्युनिकेशन जिसमें दो इंडिविजुअल आपस में बात करते हैं, यानी 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हो चाहे फिर वो इनफॉर्मल तरीके से हो, तो वो कम्युनिकेशन आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं होमवर्क को लेके, या अ मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय। एक मैनेजर जो है अपनी उसकी परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेके उससे बात कर रहा है, तो ये हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करते हैं वो कम्युनिकेशन के बारे में जिसे हम लिख के करते हैं, जैसे लेटर्स के थ्रू, SMS के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू या फिर और किसी चैट्स के थ्रू। तो ये एक
या एक से ज़्यादा पीपल में या फिर उस हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम एक लेटर लिख रहे हैं अपने किसी फ्रेंड को, या फिर एक मैनेजर जो है राइटिंग एन अप्रिशिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय, तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में 2 और 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। हर पार्टिसिपेंट हर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और बाकी सब रेस्ट लेके मतलब उस चीज़ को सुनते हैं। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन में मल्टीपल लोग एक दूसरे के साथ एक ही टॉपिक पे कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीम मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, या फिर जैसे हम लोग स्कूल में ग्रुप मीटिंग कराते हैं वो सब। इसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन में स्पीकर एक होता है और मल्टीपल ऑडियंस होती है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन होते हैं, उनमें बहुत सारी ऑडियंस होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस एक लीडर की, एक स्पीकर की बात सुनते हैं। और इस तरह के जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, इस तरह के जो स्पीचेस होते हैं, उनमें एक इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों को एड्रेस करके, बहुत सारी लार्ज गैदरिंग को एड्रेस करके अपनी बात रखता है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी बातों को क्विकली बोल सकते हो। नॉन वर्बल तरीके से कही हुई बातें शायद उतनी क्विकली नहीं समझ में आए, लेकिन इनका क्विकली आप समझा सकते हो अपनी बातों को और क्विकली उनका रिस्पॉन्स देख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप राइट वर्ड्स को यूज़ ना करो तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, राइट वर्ड्स को आपको चूज़ करना है। इसके बाद हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है या बहुत सारे लोगों के साथ को एड्रेस करके हमें कोई बात कहनी होती है तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। तो उस टाइम पे हम ऐसा ना फील करें, उसके लिए हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर करना पड़ता है। तो मास्टर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, जिस टॉपिक पे आप बोलने वाले हैं उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बारे में पहले सोचें समझें फिर बोलें। उसके बाद आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हो, वो आपको भी क्लियर होना चाहिए और उस चीज़ को आपको क्लियरली प्रेजेंट भी करना है विद अ लाउड एंड मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड का मतलब हमारा ये हो गया कि यहाँ पे हमारी स्पीड जो है वो बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करते हुए, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, और हमें बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है। कॉन्फिडेंस हम दिखने चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आई कांटेक्ट हमें बना के रखना है सामने वाले पर्सन के साथ में, और हमें स्ट्रेट खड़े होना है, अटेंटिव खड़े होना है, और थोड़ा सा फ्रेंडली भी दिखना है। तो ये सारे हमारी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टरिंग करने में हेल्प करती है। तो यानी आप इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा कर पाओगे। इसके बाद इस चैप्टर से, इस सेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हो, पर बिना किसी वर्ड को यूज़ किए। तो फिर कैसे करोगे? सिग्नल से, मैसेजेस से, एक्सप्रेशन से, गेस्चर्स से, पोस्चर से, टच से, स्पेस से, आई कॉन्टैक्ट से, इन सारे तरीकों से आप अपने कम्युनिकेशन को दूसरे के साथ में कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो हमारा इम्पोर्टेंस क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ये हमें इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बता दें कि 55% कम्युनिकेशन जो होता है आपका डेली लाइफ का, वो आपका बॉडी मूवमेंट, स्पेशल एक्सप्रेशंस, आर्म्स के मूवमेंट, इन सब का होता है। मतलब इन सब का रोल 55% का होता है आपके डेली लाइफ के कम्युनिकेशन में। 38% कम्युनिकेशन का आपका जो रोल है वो आपकी टोन का, आपकी वॉइस का, आप जो पॉजेज लेते हो, जैसे करके ये वाले जो पॉजेज आप लेते हो, इस तरह के पॉजेज का आपका जो रोल है वो 38% है। और 7% कम्युनिकेशन ही सिर्फ आप वर्ड से करते हो, यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन वाला जो आपका पार्ट है वो आपकी डेली लाइफ में सिर्फ 7% ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो 55 प्लस 38% यानी कि प्लस दोनों का टोटल अगर हम करें तो 93% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेली लाइफ में होता है, और सिर्फ 7% कम्युनिकेशन ही आप वर्बल करते हो पूरे दिन में। तो इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो गया आपका लाइफ का। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे गेस्चर्स की। गेस्चर्स में हैंड शो कर
हैंडशेक करना, रेज हैंड करना, थंब शो करना, डिसलाइक, लाइक, ये सारे जो हम गेस्चर्स दिखाते हैं बिना बोले, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन की बात करें, हम स्माइल करते हैं, हम खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, हम सैड होते हैं तो हम सैड जैसा फेस बना लेते हैं, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वही हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं या हमारे मूड को एक्सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी बॉडी का एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारी अंदर की जो फीलिंग है वो शो करता है विदाउट कम्युनिकेट एनीथिंग। तो मतलब बिना किसी वर्बल कम्युनिकेशन के, विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम अपने बॉडी पोस्चर से ही, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही हम अपना एटीट्यूड, अपनी कॉन्फिडेंस को शो कर पाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद आवर मैसेज बिकम मोर इफेक्टिव इफ वी यूज द राइट गेस्चर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। हमें कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। जैसे पहला पॉइंट यही है कि हमें अगर राइट गेस्चर्स को हम यूज़ करें कम्युनिकेट करते हुए तो हमारा जो मैसेज है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इफ़ वी नो अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली। अगर हमें पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में तो हम ऑडियंस के रिएक्शन को भी जल्दी समझ सकते हैं और उनके इंटरेक्शन को भी उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यूजिंग द राइट गेस्चर्स एंड पोस्चर इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिकेट। आप सही गेस्चर्स यूज कर रहे हो, सही पिक्चर्स यूज कर रहे हो तो वो एक तरह से प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि दैट यू आर प्रोफेशनल इन योर फील्ड, और आपके एटिकेट्स को भी शो करता है। इफ वर्बल मैसेज आर ऑब्जर्व्ड बाय नॉइज और डिस्टेंस वी कैन यूज़ आर हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज मैसेज। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी जगह पे होते हैं, जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, हम बोल के अगर किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ नॉइज़, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे नॉइज़ की वजह से कई बार चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती, या कई बार दूर होते हैं, डिस्टेंस होता है तो भी हमारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती वर्बल मैसेजेस में। तो अगर हम साइन यूज़ करें, हम हैंड मूवमेंट यूज़ करें, जैसे हैंड रेज का ऑप्शन होता है जिससे हम ये दिखा सकते हैं, सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी साइड कि हम कुछ कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पे रोल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स इंडिकेट्स द नीड फॉर साइलेंस व्हाइल नोडिंग द हेड इज द सेम एज सेइंग यस। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स इस चीज़ को दिखाने के लिए बताए गए हैं। इसके बाद टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, इन सब के अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि पर्सन कैसा फील कर रहा है। इसके बाद पोस्चर जो है वो हमारी बॉडी के एटीट्यूड को हमें शो कर देते हैं। अगर आप खड़े हो, स्टिफ खड़े हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। अगर आप थोड़े ढीले डाले से खड़े हो तो आपकी नर्वसनेस, आपकी एग्जॉस्टनेस को डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से पोस्चर से भी बहुत चीज़ें पता लगती हैं। इसके बाद गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर्स में मैंने अभी आपको गेस्चर्स के बारे में बताया था। गेस्चर्स यानी कि एक तरह से बॉडी मूवमेंट्स के साथ में एक आइडिया को एक्सप्रेस करने का तरीका। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज जो आपका हो गया उसमें आपके बॉडी पोस्चर्स और गेस्चर्स दोनों चीज़ इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करेंगे टच की। जैसे टच में हम हैंड शेक करते हैं, हाई फाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी टच में आ जाती हैं, या फिर हक करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी टच में आती हैं। तो ये भी कम्युनिकेट करने का ही एक तरीका है। इसके बाद स्पेस है। हम कितनी ज़्यादा किसी के साथ कंफर्टेबल हैं उतना ही हम उसके साथ स्पेस मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग बहुत खास फ्रेंड्स हैं तो हम ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा क्लोज होकर बात करते हैं। और अगर हम प्रोफेशनल है किसी के साथ में तो हम उतने ही डिस्टेंस मेंटेन करके बात करते हैं। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट भी कम्युनिकेट करने का एक तरह से एक बहुत अच्छा तरीका है। आई कॉन्टैक्ट से पता लगता है दैट समवन इज पेइंग अटेंशन टू यू और नॉट। अगर आप किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हो तो इट मीन्स आपके कॉन्फिडेंस का भी पता लगता है, साथ में ये भी पता लगता है कि आपकी बात को ध्यान से सुना जा रहा है या फिर आपको इग्नोर किया जा रहा है। इसके बाद पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज हमारा क्या है, मैंने आपको पैरा लैंग्वेज के बारे में पहले भी बताया हुआ है। पैरा लैंग्वेज का मतलब कि एक आपको सूटेबल टोन और एक वॉल्यूम के साथ में बात करनी है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के टोन को लेके चलते हैं या फिर बहुत सैड टोन को लेके चलते हैं या फिर बहुत हैप्पीनेस की टोन को लेके चलते हैं, दैट इज़ एवरीथिंग डज विद एक्सट्रीम, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। तो हमें हर चीज़ को
एक लेवल में लेके चलना है, उसके बाद एक वॉल्यूम, एक स्पीड को भी लेके चलना है। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा धीमे नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बोलना। तो ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज के अंदर आती हैं। हाउ वी स्पीक अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स आवर टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइस। तो टॉकिंग फास्ट में शो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, वाइल स्पीकिंग स्लो में शो सीरियसनेस और सैडनेस। तो ये पैरा लैंग्वेज की वजह से ही पता लगता है, क्योंकि जब भी हम थके हुए होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, हम धीरे बोलते हैं, कम धीरे धीरे स्पीड में बोलते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। तो पैरा लैंग्वेज हमारी वॉल्यूम के टोन के बारे में बताती है, हमारी स्पीड के बारे में बताती है। अब हम बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन की। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है और एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिससे हम इमेजेस के थ्रू, साइंस के थ्रू अपनी बातों को समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो, ये अंडर कंस्ट्रक्शन का एक इमेज है। अगर ये इमेज कहीं लगा हो तो हमें समझ आ जाता है कि ये जो एरिया है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हमें ये जो सेकेंड वाली इमेज हम देख रहे हैं, नो पेट अलाउड, ये वाली इमेज हम कहीं देख लें तो हमें समझ आ जाता है कि इस जगह पे पेट्स अलाउड नहीं है। तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, वर्बल तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ना कोई गेस्चर यूज़ कर रहा है, ना बॉडी मूवमेंट्स यूज़ कर रहा है, सिर्फ एक इमेज को यूज़ किया जा रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। इस तरीके की बहुत सारी इमेजेस यहाँ रखी हुई हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के तरीके जो आते हैं ये सब विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक जो है आपकी कम्युनिकेशन साइकिल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है। इट इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। और इसमें मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें कि जो फीडबैक है वो कैसे देना होता है। जब सपोज कोई सेंडर अपना मैसेज कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करके रिसीवर को पास ऑन करता है, कम्युनिकेशन चैनल मतलब वर्बल कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कोई भी चैनल को यूज़ करके जब सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज पास करता है तो रिसीवर उस मैसेज से जो इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है, उससे जो वो समझता है, सुनता है, अपने सुझाव देना चाहता है, तो उस चीज़ को वापस सेंडर को प्रोवाइड करता है। दैट टर्न्स इनटू फीडबैक। और फीडबैक से फिर वो वापस चीज़ उसको सेंडर को प्रोवाइड की जाती है। मतलब रिसीवर ने जो समझा उस मैसेज से, उसके बारे में समझ के जो वापस अपने रिव्यूज़ बताए वो सेंडर को प्रोवाइड किए, और फिर वापस ये साइकिल इसी तरीके से सो ऑन चलती रहती है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो अच्छा फीडबैक होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है और थोड़ा सा काइंड भी होता है। काइंड का मतलब ये नहीं है कि उसमें दया होती है, उसमें ये होता है, काइंड का मतलब हो गया कि फीडबैक जो है वो थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कि सामने वाले को फ्रेंडली फील हो, अच्छा फील हो, उसको ये ना लगे कि आप उसे फीडबैक दे रहे हो तो आप उसे डीमोटिवेट कर रहे हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फीडबैक में हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब किसी को एंथुसियास्टिक करना, किसी को और मोटिवेट करना, इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप प्रोवाइड करते हो, दैट ऑल कम्स इन पॉजिटिव फीडबैक। जैसे आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। तो ये जो इस तरह का जो आपका फीडबैक है ये आपका पॉजिटिव में आता है। इसके बाद नेगेटिव, आप इस तरह के फीडबैक अगर प्रोवाइड करते हो जो दूसरे को एम्बैरस कर देते हैं, दूसरे को डीमोटिवेट कर देते हैं, तो वो सब नेगेटिव फीडबैक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। अगर इसी तरीके को इसी चीज़ को आप थोड़ा पॉजिटिवली कहते तो शायद वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप इस तरीके से उसको बोल रहे हो तो ये चीज़ नेगेटिव में टर्न हो गई। अब बात आती है नो फीडबैक की। नो फीडबैक का मतलब होता है कोई फीडबैक ही ना देना, मतलब कुछ अपना सुझाव ही ना रखना, कुछ बताना ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो ये एक तरह से ना नो फीडबैक जो होता है वो बेसिकली एक तरह से नो नेगेटिव फीडबैक में ही टर्न हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक को ही इंडिकेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि नो फीडबैक जो है वो एक इस तरह का फीडबैक है जो आपके जो सेंडर से आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसकी चीज़ों को डिसअग्री कर रहा होता है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ के बारे में कुछ बोलते नहीं हो तो फिर इसका यही मतलब समझा जाता है कि शायद आप उस चीज़ से खुश नहीं हो या फिर आपको वो चीज़ शायद अच्छी नहीं लगी, तो तभी आप उसका कोई फीडबैक नहीं देते। तो इसीलिए हमेशा नो फीडबैक को
हमेशा नेगेटिव फीडबैक में ही टर्न बदला हुआ समझा जाता है। ये हमेशा इंडिकेट करता है डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़। इसके बाद फीडबैक की बात करें, अगर फीडबैक सही तरीके से शेयर किया जाए तो फीडबैक जो है वो एक तरह से स्ट्रेंथ को रेनफोर्स करने में हेल्प करता है, रिसिपिएंट की एबिलिटी को, उसकी एरर्स को रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये एक मतलब हाँ, इस तरीके से कहा जाए तो कि पॉजिटिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंडर के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि गुड फीडबैक में होने चाहिए। अ गुड फीडबैक इज़ वन दैट इज़ स्पेसिफिक। सबसे पहली चीज़ ये कि कभी भी हम जनरल कमेंट ना करें। कोई भी अगर हम फीडबैक प्रोवाइड करें तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जिस चीज़ के बारे में एडवाइस मांगी जा रही है, सिर्फ उसी के बारे में एडवाइस प्रोवाइड करें, अलाना फलाना चीज़ें ना बोलें। उसके बाद टाइमली being prompt is the key since feedback loses its impact if delayed for too long। अगर आप टाइमली फीडबैक प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब भी कोई चीज़ शेयर की जाती है किसी के साथ में और उसके बारे में उससे उसका फीडबैक पूछा जाता है, तो आप अगर फीडबैक इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे तो ही वो फीडबैक काम का होगा, अदरवाइज सेंडर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इसके बाद पोलाइट, आपका जो फीडबैक है वो पोलाइट होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने अभी जिसके बारे में काइंड के बारे में बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत र्यूड तरीके से बोलोगे तो जो सामने वाला सेंडर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाएगा, वो चीज़ को उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उससे ऑफेंड हो जाएगा। तो उसको बिना ऑफेंड फील कराए आपको अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए पोलाइट होकर अपने फीडबैक को प्रोवाइड करना है। उसके बाद ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। फीडबैक ऐसा नहीं है कि आप एक बार शेयर कर दिया उसके बाद में आप नहीं दो। आप एक बार फीडबैक देने के बाद में सेंडर को फिर से इम्प्रूव करके फिर से आपको वो चीज़ शो करता है तो आपको फिर से उसके बारे में फीडबैक देना है, क्योंकि फीडबैक इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप किसी भी टॉपिक के बारे में बार बार उसे इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, मैंने जैसे कि बताया था कि फीडबैक फाइनल कंपोनेंट होता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। तो ये जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। द पर्सन प्रोवाइड द फीडबैक नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड और देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू। जब भी हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो जो फीडबैक प्रोवाइड करने वाला है उसको ये फील होना चाहिए कि उसका जो फीडबैक है वो रिसीव किया गया, तो उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड की गई है, उसे इम्पॉर्टेंस दी गई है। उसके बाद फीडबैक एक ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को मोटिवेट करे, जो दूसरे के वर्क में थोड़ा इम्प्रूवमेंट शो करने की कोशिश करे। और उसके बाद इट इज़ ऑलवेज देयर का क्या मतलब हुआ, जब भी आप बोलो or every time you need to speak a person we communicate feedback, so it is impossible not to provide one. Now it boosts learning। फीडबैक जो है वो लर्निंग को बूस्ट करता है। फीडबैक इम्पॉर्टेंट होता है अपने फोकस करने में, अपने गोल्स पे, प्लान्स को बेटर बनाने में और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में। तो फीडबैक से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए फीडबैक यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। इट improve performance। feedback can help to form better decision to improve and increase performance। जब भी feedback provide किया जाता है तो जो sender है वो feedback को अगर accept कर ले तो वो अपनी performance को improve कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो feedback को important बनाती हैं। Now the time of exercise, ये exercise आपको खुद से करनी है। It is based on the chapter, based on the session which I explained you। Now we will talk about barriers to effective communication। Session 5, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, वहाँ पे आपको बताया गया था कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's बहुत ज़रूरी हैं। 7 C's वो C's हैं जो आपको आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर की। क्लियर क्या है, आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए और
और क्लियरली ही आपको उस टॉपिक को प्रेजेंट करना है। इसके बाद कॉन्साइज का मतलब है कि आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के टाइम पे सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है और जो सिर्फ ज़रूरत हो जिसकी उसी चीज़ को बोलना है, आलतू फालतू चीज़ें नहीं बोलनी है। सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके टॉपिक पे ही रहना है, टॉपिक से इधर उधर नहीं भटकना है, दैट इज कंसाइज। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि आपको अपने टॉपिक को बोलने के लिए एग्जैक्ट वर्ड और एग्जैक्ट फैक्ट्स का यूज़ करना है। ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना जिनमें कोई सच्चाई ना हो। जैसे कई बार हम एग्जाम्पल्स देते हैं और एग्जाम्पल्स फेक हों तो उसका कम्युनिकेशन पे बहुत गलत इफेक्ट आता है। आपको हमेशा कम्युनिकेशन को करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आप जिन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो वो फैक्ट्स एक्चुअल में ठीक होने चाहिए, वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो फैक्टफुल होने चाहिए। उसके बाद करेक्ट की बात करें, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप जब रिटन कम्युनिकेशन करते हो या फिर आप वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे हो तो आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी रिटन कम्युनिकेशन में स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखना है। कोहेरेंट का मतलब होता है वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। आपके जो वर्ड्स हैं जो आप अपने टॉपिक्स में यूज़ कर रहे हो वो सेंसिबल होने चाहिए। विदाउट सेंस जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं। इसके बाद कंप्लीट, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज की से जो है डाउट्स पैदा होते हैं और इनकम्प्लीट मैसेज जो होते हैं वो हमेशा एक तरह से कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि आधा सच जो होता है वो झूठ से भी ख़राब होता है, ये वाली जो चीज़ हम कहते हैं ये इसी वजह से कहते हैं क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट नहीं होगा, मैसेज अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलेगी तो इफेक्टिव कैसे हो पाएगा कम्युनिकेशन। नाउ कर्टस का मतलब हो गया कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, जिस भी टॉपिक के बारे में लोग जिससे भी बात कर रहे हो उनके साथ आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, फ्रेंडली रहना है और ऑनेस्ट होके बात करना है, एक कर्टसी के साथ बात करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी 7 C's में आती हैं। ये मैं 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बैरियर की बात करेंगे तो फिजिकल बैरियर की बात करेंगे। फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर में सेंडर और रिसीवर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और अगर हम फिजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं तो वो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के गेस्चर्स को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि फिजिकली अवेलेबल नहीं है एक दूसरे के पास में, तो गेस्चर नहीं देख पा रहे हैं, पोस्चर नहीं देख पा रहे हैं, जनरल बॉडी लैंग्वेजेस को नहीं देख पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं फेस टू फेस तो हमारी फेस रिएक्शंस दिखते हैं तो सामने वाला उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है जो आप कहना चाहते हो। अब वही चीज़ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कहो तो वो चीज़ कम इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर का मतलब है कि फिजिकली जब आप अवेलेबल नहीं होते हो, जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको पढ़ाते हुए अगर आपको फिजिकली पढ़ाऊंगी इस चीज़ को तो आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी रीड कर पाओगे, तो उस टाइम शायद आप चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब होता है कि आप अगर किसी लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो जिस लैंग्वेज के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन क्रिएट होती हैं और उसकी वजह से चीज़ें समझ नहीं आती। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी हैं हमारे इंडिया में, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पे हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग रीजनल से हैं, अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हर लैंग्वेज हर किसी को आती हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लिंग्विस्टिक बैरियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर इन कम्युनिकेशंस। इसके बाद इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब होता है, मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, सेंडर टू रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। तो जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करने के इच्छुक नहीं है, किसी वजह से उनकी बात करने की इच्छा नहीं है या फिर वो नर्वस हैं या फिर क्या कहते हैं पर्सनल कुछ डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, कुछ लड़ाई हुई, कुछ पहले कुछ इस तरह का मतलब कुछ क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि या तो फिर वो बात करने की इच्छा नहीं है उनकी या फिर वो नर्वस है तो उसकी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, तो उससे उनका कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। तो दीज ऑल टाइप ऑफ बैरियर्स आर कम्स इन इंटरपर्सनल बैरियर्स।
नाउ द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन या और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स पॉलिसीज पे काम होता है। तो उन सारे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जब काम होता है तो जो सामने वाला पर्सन है अगर वो उन पॉलिसीज और नॉर्म्स को अच्छे से नहीं समझ पाए तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक तरह से कह सकते हो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब आप चीज़ें समझ ही नहीं पाए तो आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी आपके कम्युनिकेशन को बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो अगर उसे कोई रूल समझ में ना आए किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो उसके लिए वहाँ पे कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों के साथ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद कल्चरल बैरियर्स जो कि कस्टम से जुड़े होते हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग कस्टम्स फॉलो होते हैं। हर किसी के कस्टम में अलग चीज़ का अलग मीनिंग समझा जाता है। तो जब हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, हमारे कस्टम में अगर किसी बात का कुछ मीनिंग है तो दूसरे के कस्टम में किसी दूसरी बात का कोई दूसरा मीनिंग हो सकता है, तो उससे भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है और मिसइंटरप्रेट बातों को किया जा सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये सारे बैरियर्स जो कि कस्टम से रिलेटेड है या रीजन से रिलेटेड है या रीजनल बातों से रिलेटेड है, वो सारे कल्चरल बैरियर्स में आते हैं। अब इन बैरियर्स से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। आपको कोई भी बात कल्चरल बेस्ड नहीं करनी, कोई भी कम्युनिकेशन आपका कल्चरल बेस्ड नहीं होना चाहिए, कस्टम बेस्ड नहीं होना चाहिए, रिलीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए या किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल चीज़ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब आप यूपी से में रहते हो और आप उसके अकॉर्डिंग बात करो और साउथ वाला पर्सन उसी चीज़ को देखेगा तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपकी चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ कल्चरल बेस्ड नहीं होनी चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन कल्चरल बेस्ड नहीं होना चाहिए। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा किसी के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यूज़ विजुअल्स। आपको पिक्चर्स का यूज़ करके भी समझाना पड़े तो पिक्चर्स का, इमेजेस का यूज़ करके भी आप समझा सकते हो। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। जैसे जिस लैंग्वेज में अगर हम बहुत कंफर्टेबल नहीं है, हमें कोई लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो उसमें हम ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं उस चीज़ से बाहर आने के लिए। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। अगर हमें दूसरों के ओपिनियंस मिलते हैं किसी चीज़ में, फीडबैक जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको लेके हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, हमें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस बैरियर से बाहर निकाल सकती हैं, हमारे कम्युनिकेशन को बैरियर से बाहर निकाल सकती हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज है आपकी। इस एक्सरसाइज को आपको, जो मैंने भी एक्सरसाइज पढ़ाई, आपको सेशन पढ़ाया, उस पर बेस्ड आपको ये सब करना है। नाउ द टाइम ऑफ सेशन 6, रिटर्न स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ चुकी हो। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वन बाय वन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन में टेंस एक सेट है सिंपल रूल्स का, जिसमें हम कैपिटलाइजेशन के रूल समझ सकते हैं। टेंस अगर हमें ध्यान रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हमें किन चीज़ों को कैपिटल करना है। जैसे हम हमेशा टाइटल्स को कैपिटल में लिखते हैं, या फिर हम कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज वर्ड, इट इज यूज्ड एज अ वर्ड। जब हम इट इज यूज कर रहे होते हैं तो आई को हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, या फिर आई वर्ड ही हम कहीं यूज कर रहे हैं तो हम उसको भी कैपिटल में लिखते हैं। इसी तरीके से नेम्स जो हम कोई शुरू कर रहे होते हैं तो हम उसको भी कैपिटल में लिखेंगे। अगर हम कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे। तो ये जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये हम एक सिंपल 4 वर्ड के रूल से ध्यान रख सकते हैं, टेंस। इसके बाद पंक्चुएशन की बात करें तो पंक्चुएशन इज द सेट ऑफ मार्क्स, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जो किसी स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए या पॉज करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं एंड करने के लिए, कॉमा यूज़ करते हैं ब्रेक करने के लिए, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं क्वेश्चन आस्क करने के लिए, एक्सक्लेमेशन, एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। तो इस तरीके के पंक्चुएशन मार्क है। एस्ट्रोफी है इस तरीके का आपका पंक्चुएशन मार्क। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में शोभास कैट लिखा हुआ है, तो ये जो कॉमा लगा हुआ है ऊपर वाला, इसको हम एस्ट्रोफी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पंक्चुएशन यूज़ होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही चीज़ हमारी आती है। ये बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव।
उसके बाद सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके आर्टिकल, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशंस। यहाँ पे डिफरेंस है बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में और सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में, तो ये आपको ध्यान से देखना है और ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल के बारे में बताया हुआ, आर्टिकल क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, ये सब आप इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये इसकी एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। इसके बाद राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स में सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे सोनिया ड्राइव्स अ कार में सोनिया सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है और अ कार ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके के और भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं यहाँ पर जो प्रोवाइडेड है और उनको फिर ब्रेक करके दिखाया गया है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अगर हम कोई सिंपली वर्ड देख रहे हैं, राधा इज रीडिंग अ बुक, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ और थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पे कर देते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द एक्शन, इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस को जो आप देख रहे हो, बुक इज बीइंग रीड बाय राधा, तो जब ऐसा होता है तब इस चीज को हम बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। पहले वाले को हम बोलेंगे एक्टिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे अच्छे से, जिसमें 4 टाइप है। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें फुल स्टॉप होता है। क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जो एक्साइटमेंट से जुड़े हुए सेंटेंस होते हैं। और ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो इनकम्प्लीट होते हैं, जिसमें कोई एक तरह से प्रॉपर तरीके से यूज, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे जाते। जैसे कि मैं आपको बोलूँ रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, या फिर मैं बोलती हूँ आपको म्यूट योरसेल्फ, तो यहाँ पे हम कोई चीज़ से शुरू और सब्जेक्ट को स्पेसिफिक नहीं ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। बाकी सारे हम सेंटेंस को यूजुअल लाइफ में यूज करते ही हैं।